प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं गणित विषय में त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी है तो आपको जो प्रश्न आना है, जो सवाल आएंगे वो एक तो ब्रिज कोर्स की बुक से आएंगे। तो ब्रिज कोर्स की पुस्तक से लगभग 60% क्वेश्चन आएंगे और गणित की जो पुस्तक है उसमें अध्याय 1 से 4 तक के प्रश्न आएंगे। तो जो अध्याय 1 से 4 तक के जो सवाल आएंगे उसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल परीक्षा के हिसाब से उनको यहाँ समझाया गया है, इन सवालों को समझ लें और बार बार इस प्रकार के सवालों को हल कर लें। और इस प्रकार का कोई प्रश्न आता तो परीक्षा में आपसे बन जाएगा, इनका अभ्यास कर लें। इसमें पहला प्रश्न है कि जैसे कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो यहाँ इसका उत्तर होगा कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम 0/1, 0/2, 0/3 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि 3 और 4 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमको 3 और 4 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालना, तो हम क्या करेंगे, 4 निकालना, इसलिए 4 धन 1 बराबर 5। तो हम 5 का यहाँ 3/1 लिख देंगे, 4/1 लिख देंगे। अब इसमें 5 आ रहा है तो 5 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे, तो इस प्रकार से 15/5 और 4 पंचे 20, 20/5 बन जाएगा। अब हम देखिए कि 15 और 20 के बीच में 16, 17, 18, 19 आता है और सबके बटे में हम 5 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर होगा 16/5, 17/5, 18/5, 19/5, ये 4 संख्याएं जो 3 और 4 के बीच में आएगी। तो इस प्रकार से 4 परिमेय संख्याएं हमने ज्ञात की। इसी प्रकार अगला सवाल हम देखें कि 3/5 और 4/5 के बीच में 4 परिमेय संख्या हमको अगर ज्ञात करना है तो हम फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि 4 में 1 जोड़ा तो 5 हो, तो 5 का गुणा ऊपर नीचे दोनों में करेंगे। तो यहाँ अंश 3/5 के अंश और हर में 5/5 का, इसी प्रकार 4/5 के अंश और हर में 5/5 का गुणा किया तो 15/25 और 20/25 हो जाएगा। अब हम देखें कि 15 और 20 के बीच में तो 16, 17, 18, 19 और सबके बटे में 25 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा 16/25, 17/25, 18/25 और 19/25। इसी प्रकार से 5/7 और 6/7 के बीच में 4 परिमेय संख्या अगर ज्ञात करना तो हम इसी प्रकार से इसको भी हल कर सकते हैं। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि P/Q के रूप में लिखिए। तो जैसे 0.6 बार, अब यहाँ पर इसके ऊपर बार लगा है तो इस प्रकार की संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो हम मान लें कि माना P/Q बराबर 0.6 बार। तो 6 बार का मतलब होता है 6, 6, 6 इसमें आते जाएगा। अब यहाँ दशमलव के दाहिनी तरफ एक अंक है, तो इसको हम एक अंक है इसलिए 10 का गुणा दोनों पक्षों में करेंगे। तो 10 का गुणा बाएं पक्ष में करेंगे तो 10 गुणित P/Q बराबर 10 गुणित 0.6 बार। तो 6 बार को हम इस प्रकार से 6, 6, 6 लिख सकते हैं। जब इसका हम गुणा करेंगे तो ये 6.6 बार बन जाएगा। अब समीकरण इसको हम 2 दे देंगे और पहले को 1 दे देंगे। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो बाएं पक्ष में से बायां पक्ष घटेगा और दाहिने पक्ष में से दाहिना पक्ष घटेगा। तो इस प्रकार घटने पर 6.6 बार में से अगर 0.6 बार घटेगा तो 6 बचेगा और 10 P/Q में से 1 P/Q घटा तो 9 बचेगा। तो इस प्रकार से P/Q बराबर 6/9 आएगा। इसको सरल करेंगे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो इस प्रकार से उत्तर इसका 2/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम 0.6 बार का जो परिमेय संख्या के रूप में होगा तो होगा 2/3, इसका उत्तर होगा। अगले महत्वपूर्ण सवालों में हम देखें अध्याय 1 से कि जैसे यहाँ पर 0.47 बार है। अब यहाँ 0.47 बार है तो इसमें बार सिर्फ 7 के ऊपर लगा हुआ है। तो ऐसी संख्याओं को बदलने के लिए हमको पहले दशमलव को बार के पहले लाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम P/Q बराबर 0.47 बार लिखा। इसको हम अगर लिखें तो 7 के ऊपर बार है, मतलब 0.477 इस प्रकार से होगा। तो हम पहले गुणा करेंगे 10 का, तो 10 P/Q बराबर 10 गुणित 0.4777 ये हो जाएगा। अब ये दशमलव यहाँ से एक शून्य है तो दाहिनी तरफ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 P/Q बराबर 4.7 बार। अब इसके बाद हम देखेंगे कि बार के अंदर एक अंक है, तो हम यहाँ पर 10 का गुणा पुनः कर लेंगे। तो 10 गुणित 10 P/Q, दाहिनी तरफ भी 10 का गुणा हुआ तो 10 गुणित 4.7 बार।
तो ये 7 बार है, मतलब 7 7 है, तो यहाँ एक शून्य है तो दशमलव यहाँ से एक संख्या दाहिनी तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 47.7 बार, और यहाँ 10 दाम 100। अब ये जो समीकरण नंबर 3 है, इसमें से हम समीकरण नंबर 2 को घटाएंगे। तो जब हम घटाएंगे तो 100 में से 100 p/q में से 10 p/q घटेगा, ये बचेगा 90 p/q। और इसी प्रकार यहाँ पर 47.7 बार में से 4.7 बार घटाएंगे, तो यहाँ 7 बार में 7 बार घटा तो शून्य आ जाएगा, 47 में से 4 घटा तो 43 बचेगा। तो इस प्रकार से 90 p/q बराबर 43, तो p/q बराबर हो जाएगा 43/90, यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानिए। तो यहाँ जैसे 2 ऋण करनी 5, तो यह एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि करनी 5 जो है एक अपरिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार 3 धन करनी 23 ऋण करनी 23, तो यहाँ पर जब इसको कोष्टक खोलेंगे, इसको हल करेंगे तो करनी 23 से करनी 23 कट जाएगा, तो बचेगा 3, और 3 क्या होती है, परिमेय संख्या है, अर्थात यह जो संख्या है 3 धन करनी 23 ऋण करनी 23 एक परिमेय संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार हम देखें 1/2, तो यहाँ इसको हम हर का परिमेयकरण करेंगे, तो करनी 2 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे तो ये करनी 2/2 होगा। तो यह भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ करनी 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए 1/2 भी अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार हम अगले कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखें। यहाँ हर का परिमेयकरण कर सरल कीजिए, तो हर का परिमेयकरण करना है, तो जैसे 1/7 है, तो यहाँ करनी 7 है, तो करनी 7 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे, तो करनी 7/7 करनी 7 गुणित करनी 7 का 7 हो जाएगा, तो यह इसका उत्तर ये हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा करनी 7/7। इसी प्रकार हम देखें 1/करनी 7 ऋण करनी 6, तो जब भी इस प्रकार का सवाल आता है तो हम यहाँ जो चिन्ह रहता है इसका, हमको अगर ऋण है तो धन का गुणा ऊपर नीचे करना, धन वाली संख्या का, अगर धन में रहेगा तो ऋण का करेंगे। तो यहाँ हम करनी 7 ऋण करनी 6 है, तो हम करनी 7 धन करनी 6 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे। इस प्रकार से हम गुणा करेंगे तो ऊपर तो करनी 7 धन करनी 6 होगा, नीचे एक सर्वसमीका बन जाएगी ए ऋण बी और ए धन बी। तो इस सर्वसमीका के अनुसार ये बन जाएगा ए वर्ग ऋण बी वर्ग, तो ये बन जाएगा ए वर्ग ऋण बी वर्ग। तो यहाँ करनी 7 का वर्ग ऋण करनी 6 का वर्ग, अब करनी 7 का वर्ग 7 होगा और करनी 6 का वर्ग 6 होगा, तो 7 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा 1, तो नीचे 1 बचेगा, अर्थात इसका उत्तर जो हो जाएगा करनी 7 धन करनी 6, इसका हर का परिमेयकरण करने के बाद ये हो जाएगा। इसी प्रकार हम 1/करनी 5 धन करनी 2, इसको भी परिमेयकरण करके इसको इसी प्रकार से उसको भी हल कर सकते हैं। इसमें हम इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा हमको, गुणा करनी 5 ऋण करनी 2 का गुणा ऊपर भी, और करनी 5 ऋण करनी 2 का गुणा नीचे भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ धन में है इसलिए। इसी प्रकार अगला सवाल देखें हम कि मान ज्ञात करना है, तो 125 की घात 1/3, तो इसको जब हमको सरल करना है तो 125 की घात 1/3 है, तो हम 125 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 5 3 बार आता है, तो 5 की घात 3 और पूरे की घात 1/3। अब जो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 की घात 1, अर्थात इसका उत्तर क्या आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार हम देखें अगर ऋण में आता है सवाल, तो यहाँ पर इसको हम ऋण वाले को भी इसी प्रकार कर सकते हैं, 32 की घात 1/5, इसको भी इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। अब 11 की घात 1/2 भागित 11 की घात 1/4, अब जब भाग वाला सवाल होगा तो ऐसी स्थिति में 11 की घात भाग जब होता है तो घातांक नियम के आधार पर कि x की घात a भागित x की घात b, तो ये x की घात a ऋण b होता है, तो अर्थात 1/2 ऋण 1/4 बन जाएगा। इसका जब हम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो यहाँ 4 आएगा, 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्त 4 होगा, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा, तो इसलिए ऊपर 2 यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये ऋण 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा 11 की घात 1/4। यहाँ पर 125 की घात ऋण 1/3 को भी इसी प्रकार से हल किया गया है। इसमें 5 की घात ऋण 1 आता है, तो ऋण जब आता है तो घात को धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1/5 लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ देखिए 7 की घात 1/2 गुणित 8 की घात 1/2, जब आधार अलग अलग हो घातांक समान हो तो आधारों का गुणा हो जाता है, तो इसलिए 7 गुणित 8 की घात 1/2 बन जाएगा।
तो यहाँ 7 8 56, तो 56 की घात 1/2 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम घातांकों वाले सवालों को हल कर सकते हैं। अब हम देखें कि अध्याय 2 में कुछ जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो परीक्षा के हिसाब से हमको आ सकते हैं। तो अध्याय 2 में बहुपद की जैसे घात लिखी है, तो यहाँ बहुपद की घात लिखना है। तो यहाँ 5x की घात 3 धन 4x का वर्ग धन 7x। यहाँ अधिकतम घात हमको दिख रही 3 है। यहाँ सबसे बड़ा जो घात का अंक है वो 3 है, अर्थात इसकी घात 3 होगी। इसी प्रकार 5t ऋण 7, तो इसमें अधिकतम घात हम देखें t की घात 1 है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसकी बहुपद की घात 1 होगी। इसी प्रकार हम देखें प्रश्न क्रमांक 2 में कि बहुपद px बराबर 5x ऋण 4x का वर्ग धन 3 का मान x बराबर 2 के लिए ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 2 के लिए ज्ञात करना है, अर्थात जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ पर हम 2 रख देंगे। तो हमने बहुपद लिखा px बराबर 5x ऋण 4x का वर्ग धन 3, x बराबर 2 रखने पर जब यहाँ x की जगह हमने 2 रखा तो 5 गुणित 2 ऋण 4, 2 की घात 2 मतलब 2 का वर्ग 4 हो गया, धन 3, तो 10 ऋण 16 धन 3। अब धनात्मक संख्याओं को एक साथ कर लें तो 10 और 3 13। अब 13 में से 16 घटाएंगे तो ऋण 3, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, ऋण 3। इसी प्रकार अगला सवाल हम देखें महत्वपूर्ण सवालों में कि शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात करना है, मतलब हमको जो दिया गया बहुपद जैसे px बराबर 2x धन 5 है, तो इसको जब हमको शून्यक ज्ञात करना है तो 2x धन 5 बराबर हम शून्य ले लेंगे। तो इसको हमने बराबर शून्य लिया, 5 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 5 हो जाएगा, और ये 2 का गुणा है यहाँ तो दूसरी तरफ भाग होगा तो ऋण 5/2। तो अर्थात इसका इस बहुपद का शून्य क्या होगा, ऋण 5/2। इसी प्रकार हम देखें px बराबर x धन 5 है, तो यहाँ 5 का पक्षांतर करेंगे ऋण 5, तो इसका शून्य हो जाएगा x बराबर ऋण 5। इसमें px बराबर 3x ऋण 2 है, तो 3x ऋण 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 2/3, तो ये इसका शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखें अध्याय 2 में महत्वपूर्ण सवालों में गुणनखंड ज्ञात करना। तो गुणनखंड ज्ञात करना में 12x का वर्ग ऋण 7x धन 1। तो यहाँ हमको ऐसी दो संख्याएं ढूंढना है कि 12 का गुणा 1 में करें तो 12 1 कम 12 होता है, अर्थात दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 12 होता है और जोड़ने घटाने पर 7 होता है। तो हम देखें कि 4 तिया 12 होता है, तो हम यहाँ पर इसको जो मध्य पद है इसको दो भागों में तोड़ेंगे। 4 धन 3 हमने लिखा और गुणित x धन 1। अब यहाँ हम कोष्टक खोलेंगे तो ऋण 4x बन जाएगा ये, और धन ऋण का ऋण तो ऋण 3x। अब यहाँ प्रथम दो पदों में से जो कॉमन आएगा या उभयनिष्ठ आएगा 4x आ सकता है, तो हमने 4x लिखा, तो कोष्टक में बचेगा 3x ऋण 1, और यहाँ इन दोनों में से सिर्फ उभयनिष्ठ सिर्फ 1 आ सकता है और ऋण का चिन्ह है तो ऋण 1 लिया, तो अंदर बचेगा 3x ऋण 1। तो इस प्रकार से इसका जो गुणनखंड होगा 3x ऋण 1 और 4x ऋण 1, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा गुणनखंड वाला सवाल देखें कि 2x का वर्ग धन 7x धन 3। तो यहाँ पर इसमें हमको 2 या 6 अर्थात गुणा करने पर 6 होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 7 होना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या होगी, 6 एकम 6 और 6 धन 1 करते हैं तो 7 होता है। तो इस प्रकार से हम इसको 7 को हम 6 धन 1 लिख सकते हैं। अब कोष्टक खोलेंगे तो ये 6x बन जाएगा, और 1 का गुणा x में किया तो x हो गया। अब इन दोनों में से उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 2x का वर्ग धन 6x, तो इसमें से 2x बाहर आ जाएगा, अंदर x धन 3 बचा। इसी प्रकार इन दोनों में से निकाला तो 1 आएगा, तो ये x धन 3 हो जाएगा। तो x धन 3 दोनों में गुणनखंड है, तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाएगा। तो यहाँ 2x धन 1, तो ये इसका जो गुणनखंड होंगे वो होगा x धन 3 और 2x धन 1। अगले सवाल में हम देखें कि सर्व समीकरण का प्रयोग करके 2x धन y धन z का वर्ग हल कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सर्व समीकरण हम देख रहे हैं कि 3 पद है, तो a धन b धन c का वर्ग बराबर होता है a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca। तो इसी सर्व समीकरण के आधार पर हम तुलना करें तो a की जगह यहाँ पर 2x लिखा है, b की जगह y लिखा है, c की जगह z लिखा है। तो हम यहाँ पर जहाँ जहाँ a लिखा वहाँ 2x लिख दिया, b की जगह हमने y लिख दिया और c की जगह हमने z लिख दिया, और इसको मान को रखकर जब हम हल करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 4x। 2x का वर्ग मतलब 4x वर्ग धन y वर्ग धन z वर्ग धन 2 दूनी 4 xy धन 2yz धन 4xz, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक
6 देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि सर्वसमीका का उपयोग करके 99 की घात 3 इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों को हम आसान करने के लिए कि 100 इसको हम 99 को 100 ऋण 1 लिख सकते हैं और इसकी घात 3। अब यहाँ a ऋण b की घात 3 बराबर सर्वसमीका होती है a त्रिघात ऋण b त्रिघात ऋण 3ab कोष्टक में a ऋण b। यहाँ a की जगह 100 है और b की जगह 1 है, तो हम जहाँ जहाँ a लिखा वहाँ 100 लिख दिया हमने और b की जगह 1 लिख दिया। और इसको पूरा जब हम हल करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 9,70,299 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है कि यदि x धन y धन z बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 बराबर 3xyz। तो इसको हम सिद्ध करने के लिए हम जानते हैं कि एक सर्वसमीका होती है कि x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण 3xyz बराबर x धन y धन z और दूसरे कोष्टक में x वर्ग धन y वर्ग धन z वर्ग ऋण xy ऋण yz ऋण zx। ये सर्वसमीका है। तो इसमें हमको दिया गया कि x धन y धन z बराबर 0 है। यहाँ इसके स्थान पर हमने 0 लिख दिया। तो ये 0 लिखने पर यहाँ पर इसकी जगह 0 लिखा तो ये पूरा दाहिना पक्ष इसका 0 हो जाएगा। यहाँ जो बायां पक्ष बचेगा इतना और बायां पक्ष में जो ऋण 3xyz इसको पक्षांतर इधर कर देंगे। तो इस प्रकार से x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 बराबर 3xyz हो जाएगा। यही इसी प्रकार हम उसको सिद्ध करेंगे। अब हम अध्याय 3 और 4 से कुछ प्रश्न देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से। तो एक नोटबुक की कीमत एक कलम से दुगनी है तो इस कथन को निरूपित करने वाला 2 चरों वाला एक समीकरण बनाइए। तो हम मान लेंगे कि माना नोटबुक की कीमत, यहाँ नोटबुक की कीमत x रुपये है, एक नोटबुक की कीमत x रुपये है और एक कलम की कीमत y रुपये है। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार कि x बराबर 2y, इसको हम ये लिख सकते हैं x बराबर 2y या x ऋण 2y बराबर 0। इसी प्रकार अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। जैसे 5 ऋण 3, तो ये किस चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये x वाला जो मान है कोटि इसका कैसा है, धनात्मक है और भुज कैसा है, ऋणात्मक है। तो ये कौन से इसमें आएगा, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में आता है। ऋण 5 ऋण 3 ये किस में आएगा, तो ये दोनों ऋण में है तो ये तृतीय चतुर्थांश में आता है। और 5 और 3 तो ये दोनों धनात्मक है तो प्रथम चतुर्थांश में आता है। तो इसी प्रकार हम अगला सवाल देखते हैं कि उस बिंदु का नाम लिखिए जिस पर x अक्ष और y अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं। जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और उस बिंदु के कोटि और भुज ज्ञात कीजिए। तो वो जो बिंदु होगा जिस पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो जैसे ये y अक्ष हुआ ये x अक्ष, तो यहाँ पर ये कहलाता है इसका मूल बिंदु। और इसके जो कोटि और कोटि भी 0 होता है और भुज भी इसका 0 होता है। अगला सवाल देखें हम जो महत्वपूर्ण सवालों में कि k का मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो समीकरण 2x धन 3y बराबर k का एक हल हो। तो अब यहाँ x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण के हल दिए हैं। तो हम क्या करेंगे कि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x धन 3y बराबर k में रखने पर इसमें हम मान रख देंगे। तो जहाँ x लिखा वहाँ पर 2 रख दिया, जहाँ y लिखा है वहाँ पर 1 रख दिया। तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3, तो 4 धन 3 बराबर 7। तो 7 बराबर k अर्थात उत्तर हो जाएगा k बराबर 7। इसी प्रकार हम देखें अगला सवाल कि समीकरण 2x धन y बराबर 7 के 4 हल ज्ञात कीजिए। तो इस जब हमको हल ज्ञात करना हो तो यहाँ पर हमने x का मान पहले x की जगह 0 रख लिया। तो x का मान 0 रखने पर हम देख रहे हैं तो यहाँ इस समीकरण को चाहो तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि y बराबर 7 ऋण 2x। तो यहाँ बार बार हमको पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा। हम x की जगह एक बार 0 रख दिया, एक बार 1 रख दिया, एक बार 2 रख दिया और एक बार हमने x की जगह 3 रख दिया। तो ये बार बार बिना पक्षांतर की y के मान आ गए 7, 5, 3 और 1। इस प्रकार से जब 0 रखा था तो 7 आया था। तो ये पहला हल हो गया, दूसरा हल हो गया, तीसरा हल 2 और 3 हो गया और अंत में 3 और 1 इसका हल हो गया। इसी प्रकार हम अन्य महत्वपूर्ण सवालों में देखें कि यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y धन ax धन 7 के आलेख पर स्थित हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको 3 और 4 इसकी कोटि 3 है और भुज 4 है। तो ये मान जब हम यहाँ x और y की जगह रखेंगे इस समीकरण में
तो हम इस 3y धन x धन 7 बराबर 0 में x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर, तो जब हम इसको रखेंगे तो y की जगह हमने 4 रख दिया और x की जगह हमने 3 रख दिया, तो ये 4 3 12 और 1 गुणित 3 तो 3 ये बन गया धन 7 बराबर 0। तो 12 और इसमें 7 जुड़ जाएगा तो 12 और 7 19, तो 19 धन 3 है बराबर 0, तो 3 है बराबर ऋण 19, तो 3 का पक्षांतर होगा तो ऋण 19/3। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, इसका जो हल होगा 19/3 होगा। तो सभी छात्र ब्रिज कोर्स की जो बुक है उससे उसके सवालों को देख ले और ये जो अध्याय 1 से 4 तक के जो सवाल आना है इन सवालों का बार बार अभ्यास कर लें, जिससे परीक्षा में अच्छे से अच्छे पा सकें। धन्यवाद।